वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर खंड का यानी सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर 1 से लेके 18 तक क्वेश्चंस होंगे, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो चित्र दिया हुआ है आपका, जो व्यायाम क्रिया किया गया है, आपको बताना है कि यह है क्या। देखिए, इसके अंदर जो इमेज लिया हमने, इसी के अंदर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एबडक्शन जो है, एबडक्शन लिखा हुआ है, बट एग्जाम में आपका जो है ये नहीं दिया रहेगा, बस ऐसी क्रिया दी होगी एंड इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे ऑप्शन, जैसे ये है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है क्या, कौन सी व्यायाम क्रिया है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, एबडक्शन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे, जब हम अपने शरीर के भाग को, चाहे हाथ हो गया चाहे वो पैर हो गया, हम नॉर्मल रेंज से जैसे हम चलते हैं, नॉर्मली चलते तो आप मिडल रेंज में रहते हैं। लेकिन जब हम उसको दूर ले जाते हैं, अपने हाथ को या पैर को अगर हम दूर ले जाए, तो इसमें क्या होता है, एबडक्शन होता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जब हम अपने शरीर के भाग को जो है बहुत दूर ले जाते हैं, अपने मिडिल रेंज, तो एबडक्शन निकल कर आएगा। ये ऐसी व्यायाम क्रिया है ये। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे, नेम द एक्सरसाइज परफॉर्म इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, एबडक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, योग सूत्र की रचना किसने करी है। आप सभी को पता होंगे, हमारे कई योग सूत्र है, उसकी रचना किसने करी है। वेद व्यास ने, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि पतंजलि ने, या बाबा रामदेव ने। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ग हो जाएगा, योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की है। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, हु कंपोज द योगा जो है सूत्र, यहाँ पे किसने करी है, तो महर्षि पतंजलि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा गया, योग के कितने अंग है। तो आपने पढ़ा होगा अष्टांग, ठीक है, अष्ट योग। तो 8 योग है, योग के जो है कितने अंग है, टोटल 8 है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए इसी को, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ योगा, तो यहाँ पे 8 पार्ट्स है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन है चौथा, शारीरिक शिक्षा में जो शारीरिक शब्द है उसका मीनिंग क्या है, वो क्या दिखाता है। व्यायाम दिखाता है, सिर्फ शरीर दिखाता है, प्रशिक्षण दिखाता है, या वह शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क, आत्मा, ऑर्गन इत्यादि। तो शारीरिक शब्द जो दिखाता है, हमें दर्शाता है, वो है शरीर व इसके अंदर जो समाहित है, मस्तिष्क हो गया, आत्मा हो गया, ऑर्गन हो गया, इसको। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डज द जो वर्ड है फिजिकल इन फिजिकल एजुकेशन रेफर टू। तो यहाँ पे बॉडी एंड इट्स जो है कंटेंट, ब्रेन, सोल एंड ऑर्गन्स ईटीसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो है, मेनली अगर देखें, शीतकालीन का मतलब रहता है ठंड, ठीक है, ठंड में खेला जाने वाला खेल होता है। एंड ये कहाँ पे आयोजित किया, कहाँ पर आयोजित हुए, लेह एवं गुलमर्ग में, श्रीनगर में, शिमला एवं मनाली में, या चमोली या एवं ओली में। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन का लेह एवं गुलमर्ग। इसमें जो है पहले खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल है, आपने सुना होगा खेलो इंडिया, तो उसके अंदर जो पहला शीतकालीन जो खेल है वो लेह एवं गुलमर्ग के अंदर खेला गया था, आयोजित किया गया था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लेह एंड गुलमर्ग राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना आपको बतानी है। तो अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी जो है एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, जो कि ओलंपिक होता है कहाँ पे होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है ये। ओलंपिक में कितने खेल होंगे, कहाँ पे आयोजित होगा, ठीक है, फिर किसी देश में हुआ है तो वो कैसे पूरा होगा ओलंपिक, ये सारी चीजें देखती है। एंड इसकी स्थापना पूछी गई है, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसकी स्थापना कब हुई। आपके सामने ऑप्शन दिया है, 1886 में, 1894 में, 1892 में, 1880 में। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, 1894 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। आप इसको जो है कमेटी बोल सकते हैं, एसोसिएशन यहाँ पे यूज किया गया, एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1886 में, 1894 में, 1892 में, 1880 में। अगर हम देखें इसका राइट आंसर आपका, जैसा कि बताया आपको, 1894 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन है 7वां, प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे। पहले के समय भी ओलंपिक हुआ करते थे, उसको आपको बताना है कि किस सम्मान में जो है आयोजित किए जाते थे।
यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन आपका थियोनोडोसिस, ज्यूस हो गया, हरकुलस हो गया या पोसिडोन हो गया। अगर हम देखें ज्यूस जो है ऑप्शन जो का है, इनके सम्मान में जो है ये ओलंपिक जो करवाए जाते थे प्राचीन ओलंपिक, ये इनके सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ऑप्शन का हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन हुज हॉनर वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, तो यहाँ पे ज्यूस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आए हम। पूछा गया अक्षमता के लिए उपयोग किए जाने वाली उपयुक्त शब्द है मंद्र, अंधा, अपंगता या दिव्यांग। तो अक्षमता कौन सी होती है, जो शारीरिक रूप से जो है पूरे नहीं होते, जैसे किसी के पैर में प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं पाता सही से, कोई अंधा है, अक्षमता के लिए जो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो है दिव्यांग का। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपने बस में, मेट्रो में ये चीजें देखी होंगी, जहाँ पे बोला जाता है कि ये सीट सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो अक्षमता के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो है दिव्यांग। इंग्लिश मीडियम में देखिए इसी को, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज फॉर डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे जो है डिसेबल्ड, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कौन सा विकार है। आपके सामने ऑप्शन है, कार्य करने में रुकावट, मानसिक बीमारी, हानिकारकों का बढ़ाना या एक शारीरिक अक्षमता है। तो विकार कौन सा विकार है, कार्य करने में रुकावट हो रही है, यानी हमारे अंदर क्या है, कोई कमी है। विकार का मतलब क्या है, आपके अंदर कमी को बताता है विकार। तो यहाँ पे कार्य करने में रुकावट, ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, विकार। ये विकार है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच इज द डिसऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए इंटरप्शन ऑफ वर्क, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया आपका मिलान से, एंड मिलान आपको सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, आपको इससे मिलान करना है। जैसे अगर देखें इसके मिलान को अगर हम देखें, तो ये दिया हुआ है स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति होता क्या है, तो स्थिर अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की जो है योग्यता, ये कहलाती है आपकी स्थिर शक्ति। ठीक है, स्थिर अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध जो है, हम पे कोई वजन आ रहा होता है, किसी का धक्का आ रहा होता है, लेकिन हम स्थिर खड़े रहते। एंड प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता क्या है, ये स्थिर शक्ति है। किसी एक ही जगह हम रुके रहते, एंड किसी का जो है कोई चीज हम पे आ रही हो, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सड़क है। ठीक है, ऐसी सड़क है, सीधी नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ ढलान है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और कोई गाड़ी है, उसको वो पकड़ के रख रखा है, नीचे आने नहीं दे रहा है। तो इसको कह सकते हैं आप स्थिर शक्ति के अंदर। अधिकतम शक्ति कौन सी होती है, अगर हम इसको देखें, तो एक ही प्रयास में अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों को कार्य करने की योग्यता, ये आती है अधिकतम शक्ति। जैसे आप अधिकतम शक्ति में अगर देखें तो क्या होता है, किसी के प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों के कार्य एक ही प्रयास में आप जब कर लेते हैं, कोई ऐसा बहुत प्रतिरोध आ रहा है, बट उसे आप एक ही जो है बार में कर लेते हैं, तो ये अधिकतम शक्ति आ जाएगा। विस्फोटक शक्ति आ जाएगी आपकी। विस्फोटक शक्ति कौन सी होती है, तो अधिकतम या उच्च गति से प्रतिरोध पर जो है नियंत्रण करना, ये आपकी जो है विस्फोटक शक्ति हो जाएगी। एंड शक्ति सहनशीलता अगर हम देखें, तो ये थकान की अवस्था में एक व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध नियंत्रण करना, यानी थका हुआ व्यक्ति है फिर भी क्या है, अ, वो जो है शक्ति सहन कर रहा है, तो ये आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे पहले का हमारा क्या था, इससे हमें पता चल जाएगा। पहले का हमारा जो है एक चौथा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मिलान हो रखा है चौथा। तो राइट आंसर अगर हम देखें, तो पहले का चौथा निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, ये इंग्लिश मीडियम में। एंड अगर हम देखें स्टैटिक पावर यहाँ पे दिया हुआ है, तो एबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू वर्क अगेंस्ट जो है रेसिस्टेंस इन जो है स्टेडली स्टेट। यहाँ पे अगर हम देखें, पहले का चौथा निकल कर आ रहा है, ऑप्शन ए ही इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। ये आप मैच कर लेना इंग्लिश मीडियम में, मैं मैच करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है, दूसरे श्वास के क्या लक्षण है। आपके सामने दिए हुए ऑप्शन, तेज सांस चलना, छाती में घुटन होना, जो है लैक्टिक एसिड जो है बनना, उपरोक्त सभी। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरे सांस के जो है क्या लक्षण है, तो तेज सांस चलना है, छाती में घुटन होना है, जो है लैक्टिक एसिड बनना है, या उपरोक्त सभी। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड दूसरे सांस का क्या लक्षण होता है, ये सभी होते हैं। ऑप्शन घ इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द जो है सिम्टम्स ऑफ सेकंड ब्रीथ, तो फास्ट ब्रीथिंग, जो है टाइटनेस इन द चेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया, श्वसन तंत्र का कार्य क्या होता है, यानी जो हम सांस लेते हैं उसका तंत्र का क्या कार्य होता है श्वसन तंत्र का। रक्तचाप को नियमित करना, ओ और सीओ को एक्सचेंज करना, आरबीसी का उत्पादन करना, शरीर में गति और नियंत्रण करना। शरीर में गति और नियंत्रण करना, शरीर में जो गति है और उसको नियंत्रित करना जो है ये काम होता है श्वसन तंत्र का। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे देखें हम तो बॉडी मूवमेंट एंड कंट्रोल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है 13वां, मानव शरीर रचना विज्ञान का अर्थ क्या है। मानव शरीर रचना विज्ञान का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो भौतिक के नियमों का प्रयोग कर मानवीय गतियों का अध्ययन, गति का अध्ययन करना, शरीर के सभी संस्थानों के कार्य तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन, मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार का अध्ययन। अगर हम देखें मानव शरीर रचना विज्ञान का अर्थ क्या है, तो मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार का अध्ययन ही क्या है, मानव शरीर रचना, ठीक है, विज्ञान। तो अगर हम देखें ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन जो है एनाटॉमी। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, फॉर्म, पोजीशन एंड वेट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 14वां क्वेश्चन है, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान पहुंचाना किसका कार्य होता है। अगर हम देखिए बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं हमारे उसमें कोमल अंग भी होते हैं, तो उनको सुरक्षा कौन पहुंचाता है, किसका काम होता है, श्वसन तंत्र का, कंकाल तंत्र का, मांसपेशी तंत्र का या रक्त परिसंचरण तंत्र का। अगर हम देखिए इसके राइट आंसर को, तो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ख, कंकाल तंत्र। आगे इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, हुज जॉब इज इट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट ऑर्गन। तो यहाँ पे जो है स्केलेटल जो सिस्टम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन 15 पूछा गया है, नीचे दिए गए दो कथन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। अभिकथन क्या दिया हुआ है, लकवा ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकते। आपने सुना भी होगा ये वर्ड कि उसको लकवा हो गया है, ठीक है, लकवा लग गया है, तो वो अपने शरीर के पार्ट्स को हिला नहीं पाते। कारण क्या दिया हुआ है, उन्होंने अपने शरीर के अंगों की ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी है। तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है और आर सही व्याख्या है इसकी। तो इसका ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, जो पैरालाइज्ड पीपल कैन नॉट मूव देयर बॉडी पार्ट्स, रीजन क्या दिया हुआ है, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू जनरेट फोर्स फ्रॉम देयर जो है बॉडी पार्ट्स। तो ये इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ऑफ ए। तो ये हो जाएगा इसका 15वें क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16वां क्वेश्चन है, साइके आपका अर्थ क्या है। आपने सुना होगा कि ये जो है साइको है, ठीक है, तो मन, वातावरण, व्यवहार या विज्ञान, इसके अंदर मन होता है, इसी को जो है साइको बोला जाता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आता है, आएगा। अगले क्वेश्चन को इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, साइको मीन्स तो है, तो यहाँ पे माइंड, एनवायरमेंट, बिहेवियर या साइंस, यहाँ पे माइंड ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आएगा। तो ये 16वां क्वेश्चन हो गया। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द उस डिग्री का वर्णन करते हैं जिस तक समूह के सदस्य एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ आते हैं। यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है उस डिग्री का वर्णन करते हैं जिस तक समूह के जो सदस्य हैं एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में आते हैं। समूह सामंजस्य, समूह तालमेल, समूह सम्मान या समूह सहयोग। अगर देखें तो समूह सामंजस्य ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, जिसमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है पहुंचने के लिए एक इकाई के रूप में एक साथ आते हैं, तो वो समूह सामंजस्य ऑप्शन का होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स जो है डिस्क्राइब द डिग्री टू विच द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कम टुगेदर एज अ यूनिट टू रीच अ कॉमन गोल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ आए तो मदिरा यानी शराब किसे उत्तेजित करती है, मांसपेशीय संस्थान को, पाचन क्रिया संस्थान को, स्नायु संस्थान या विसर्जन संस्थान। अगर हम देखें तो ये है स्नायु संस्थान, इसको जो है उत्तेजित करती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु गेट्स एक्साइटेड बाय जो है लिक्वर, यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका अगर हम देखें तो 18 तक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इस तरह से हो जाएगा। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया हो।
18 आपसे जो है सेक्शन ए के अंदर जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे हम आते हैं अब सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के जो आगे के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि आपके रहेंगे 2-2 नंबर वाले, एंड यहाँ पे सभी 2 मार्क्स के रहेंगे। 19 से लेकर जो है आपका 23 तक रहेगा ये। आगे की तरफ आए तो 19वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल नए खेल और त्योहारों के नाम बताना है। तो खेलो इंडिया जो है जो नए खेल है उसमें आपको त्योहारों के नाम बताने, नए खेल त्योहारों के नाम बताने। तो देखिए, अगर हम खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, शीत ऋतु, बर्फ या इत्यादि में खेले जाने वाला खेल होता है, जैसे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आदि, जो कि 2020 के अंदर शुरू किए गए थे। इससे आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। शीतकालीन खेल जो है कहाँ पे खेला गया था सबसे पहला, लेह और गुलमर्ग था आपका। एंड खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है भारत के बीच ये मुकाबले 2020 में शुरू हुए। तो ये आप 2 नए खेलों के बारे में बता सकते हैं। आगे आए, इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, नेम द न्यू स्पोर्ट्स फेस्टिवल इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम, जो कि यहाँ पे बताता है कि गेम्स प्लेड इन विंटर स्नो एटीसी लाइक आइस हॉकी, आइस स्केटिंग एटीसी स्टार्टेड इन 2020, ठीक है 2020। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दीज मैचेस बिटवीन इंडिया स्टार्टेड इन 2020। तो ये इसके आंसर आप लिख। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। यौगिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? यौगिक क्रिया का मतलब क्या होता है? यौगिक क्रिया शुद्धि क्रिया, जिसमें 6 क्रियाओं के जरिए मनुष्य के सारे शरीर का जो शुद्धिकरण किया जाता है। यानी यौगिक क्रिया के जरिए आप जो है शरीर के शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। ये यौगिक क्रिया है जिसके अंदर हम शरीर को जो है स्वास्थ्य रूप से अगर देखें, स्वास्थ्य रूप से हम आंतरिक रूप से जो है शरीर को शुद्ध करते हैं, और ये किसी जो है अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपाउंड वर्क। तो यहाँ पे यौगिक क्रिया, शुद्धि क्रिया, इन विच जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ द whole human body is done through जो है 6 actions, through his this human health improves and जो है purification takes place internally. These activities should be conducted only under a supervision of an experienced person. तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं कंपाउंड वर्क, या आप यौगिक क्रिया के बारे में कुछ इस तरह से। आगे हम आते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, स्वस्थ आहार सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है, चर्चा करना है। तो स्वस्थ आहार का मतलब है खाने पीने की ऐसी चीजें जो आपके लिए जो है सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। जैसे सकारात्मक जीवन शैली के मुख्य घटकों में से एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार यानी अच्छा खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम जो है अच्छा दिखना चाहते, अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते, एक स्वस्थ आहार जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वस्थ आहार जो आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार जीवन शैली में हम जो है हम ताजा फलों, सब्जियों, साबुत अनाज एवं कम वसा डेयरी उत्पादों को शामिल करते हैं। इसके अंदर हम क्या-क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। ऐसे आहार आहार स्वस्थ जो है शरीर में विटामिन, पोषक तत्वों और खनिजों की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरत है, परंतु समझदारी से खाना एक कला है। तो ये आपका आ जाएगा सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है। स्वस्थ आहार आपको एक्सप्लेन करना था। हेल्दी डाइट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल डिस्कस। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, हेल्दी डाइट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स of a positive lifestyle. Healthy diet is essential to lead a positive lifestyle. Healthy diet is essential to lead the health. ये पे 2 बार आ गया। A healthy diet life, the style we follow includes fresh fruit and vegetables, whole grains, and low-fat dairy products. Such a healthy diet helps maintain adequate amounts of vitamins, nutrients, and minerals in the body. It is जो है rightly said that food is a necessity, but eating sensibly is an art. तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है हेल्दी डाइट के बारे में। ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली का क्या कार्य है? तो जो हम सांस लेते हैं वो श्वसन प्रणाली के माध्यम से लेते हैं, उसका काम क्या है? तो हवा और खून के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने। जो हवा है और खून है उसके बीच जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं उसका आदान लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये इसकी एक कार्य है। अगर हम देखें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ये की ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है। ये अगर हम देखें रक्त पीएच को नियमित करने के लिए हमें जो है ये इसके कार्य है, रक्त पीएच को जो है नियमित करता है। सांस जैसे हम अंदर लेते ऑक्सीजन बाहर छोड़ते,
ये भी कार्य क्या है, श्वसन प्रणाली के माध्यम से ही हो पाता है। तो श्वसन प्रणाली का कार्य आप यहाँ पे देख, इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड ब्लड, यहाँ पे आ गया। टू जनरेट साउंड इट हेल्प इन प्रोडक्टिंग द साउंड ऑफ जो है वोकल चोट्स, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। टू रेगुलेट ब्लड पीएच, यहाँ पे आप डाल सकते हैं ये पॉइंट। तो ये आपका 2-2 नंबर वाले पॉइंट थे। आगे हम आते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23, वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का अर्थ जो होता है आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि में बढ़ोतरी होती है। जब कोई मानव जो है उसका आकार बढ़ रहा है, उसका भार बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, तो वो वृद्धि हो रहा है। विकास अगर हम देखें, विकास का अर्थ शरीर में गुणात्मक परिवर्तन से, जैसे बच्चे की कार्यकुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में प्रगति। यानी ये आप देख नहीं सकते, बट ये आप देख सकते हैं। वृद्धि को आप देख नहीं सकते, देख सकते हैं। जैसे कोई बड़ा हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन विकास क्या होता है? विकास हम आंतरिक रूप से होता है कि वजन, जैसे वजन पहले वो 5 किलो उठाता था, अब 10 किलो उठाता, तो ये क्या हुआ? उसका विकास हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा नहीं, बल्कि वृद्धि आपको दिखता रहता है कि आकार कितना है, भार कितना है, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, आप पता कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वृद्धि विकास। 23 को इंग्लिश मीडियम में देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइज, वेट, लेंथ, ब्रीथ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज अ क्वालिटी जो है क्वालिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी सच एज प्रोग्रेस इन द चाइल्ड्स एफिशिएंसी, वर्क कैपेसिटी एंड बिहेवियर। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं डेवलपमेंट। इसी के अंदर और में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, शारीरिक शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक विकास किस प्रकार सकारात्मक प्रभावित करते हैं? यानी शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो है आध्यात्मिक विकास किस प्रकार सकारात्मक प्रभावित करते हैं? आध्यात्मिक विकास के बारे में आपको बताना है। प्रकृति से लगाव होता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना, माफी देना, माफी मांगना, शांति व संतोष के साथ, शिष्टाचार के साथ रहना इत्यादि शारीरिक शिक्षा के द्वारा उपरोक्त सभी सकारात्मक प्रभावित होते हैं। तो ये चीजें एक तरह से हमें दी जाती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है हम पे? सकारात्मक प्रभाव। तो ये चीजें आप डाल सकते हैं। जैसे हमें प्रकृति से लगाव होने लग जाता है। आप देखे होंगे, अगर आप व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, यानी शारीरिक क्रिया करते हैं, तो आप कहीं न कहीं इन चीज़ों में आ जाते हैं, प्रकृति से लगाव होने लग जाता है आपको। प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार कार्य करते हैं। माफ़ी देना, माफ़ी माँगना, शांत रहना, ठीक है? संतोष के साथ जो है शिष्टाचार के साथ रहना इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए हाउ डज़ फिजिकल एजुकेशन पॉजिटिवली अफेक्ट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? तो यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें तो अटैचमेंट ऑफ नेचर रहता है, वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर हो गया, गिविंग फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, लिविंग विद पीस एंड जो है सैटिस्फैक्शन विद मैनर्स ईटीसी, ऑल ऑफ द अबव आर पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय फिजिकल एजुकेशन। तो ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी की तरफ जहां से आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं 3-3 नंबर वाले। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक खेलों के उद्देश्य। जो ओलंपिक खेल होते हैं विश्व भर में, उसके उद्देश्य आपको बताने की क्या होते हैं। अगर हम देखें इसके बारे में, ओलंपिक खेलों के उद्देश्य होते क्या? तो विश्व के लोगों में बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शिक्षा और कल्याण को उन्नत करना। यानी विश्व में जो लोग रहते हैं उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास हो, शारीरिक, नैतिक शिक्षा का और कल्याण को जो है उन्नत करना, ये इनका लक्ष्य होता है। आगे देखिए, अगर हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक गतिविधि और आमोद प्रमोद द्वारा जो है, यानी इसके द्वारा जो है हम शारीरिक और मानसिक जो हमारी स्वस्थता है उसको सुधारा जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक और अन्य संस्थाओं और दूसरे उत्तरदायी निकायों के साथ जो है सहयोग करना, ये इनके उद्देश्य होते हैं। एंड इसके कारण अगर आप देखेंगे ओलंपिक के कारण, मतलब जो स्पोर्ट्स है, ओलंपिक को भी अगर आप स्पोर्ट्स में ले, जो होते हैं ओलंपिक में खेल, इनमें भी तो स्पोर्ट्स ही होता है। तो इससे क्या है, जो दुनिया के देश है, दुनिया में जितने भी देश है, अगर उनके बीच होता है तो उनके साथ जो है रिश्ते अच्छे होते हैं, यानी विश्व को एक करने का मौका मिल पाता है इन खेलों के माध्यम से। तो उद्देश्य आप लिख सकते हैं इस तरह से। एक तरह से इसमें कहा गया हमारे शारीरिक विकास के लिए जो है ये कराया जाता है। इसके अंदर बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो ये इसके अंदर ये आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड आगे इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओलंपिक गेम्स क्या क्या रहता है? टू एडवांस द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मोरल एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, इम्प्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड जो है रिक्रिएशन, ये हो जाएगा दूसरा। एंड अगला पॉइंट पूछा गया, कोलैबोरेटिंग विद नेशनल एंड इंटरनेशनल वॉलेंट्री एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिस्पॉन्सिबल बॉडीज।
तो ये आप पॉइंट्स इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 24 ही है इंग्लिश मीडियम में। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड हाँ, काफी बच्चे को डाउट भी रहते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है आपको, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08 करके जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे वहां पे जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास हमने कोई विकल्प नहीं दिया कि आपकी कोई डाउट हो तो एक पर्सनली जाके आप पूछ सके। तो यहाँ पे आप जाकर जो है पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रूपांतरित शारीरिक शारीरिक शिक्षा है उसके लक्ष्य का वर्णन करना है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना सुरक्षित और सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा की गतिविधि में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यानी वह ऐसे बच्चे जो क्या हो, शारीरिक रूप से जो है कैसे हो, अक्षमता हो, यानी उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना जो है सभी को क्या है, सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियां उसमें भाग लेने का अवसर प्रदान करें। जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि, गामक पुष्टि, मूलभूत गामक कौशल और तरीकों के विभिन्न कौशल, नृत्य कौशल, व्यक्तिगत और सामूहिक खेलकूद आदि को जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये आ जाएगा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। एक तरह से देखें तो इसमें भी क्या है, उन बच्चों को ऊपर भी लेकर आना जो योग्य नहीं है इसके, ठीक है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उनको यहाँ पर जो है उठाना और ये जो कार्य क्षेत्र है इसके अंदर इनको जो है शामिल करना। इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे एम क्या है इनका? द गोल ऑफ एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी the opportunity to participate in physical education activities in the least जो है restrictive environment safely and successfully. Student who require a special physical education program under modified physical education, physical fitness, sports fitness, basic sports skill and various swimming skills, dance skill, individuals and group sports etc are included. तो ये चीजें इसके अंदर शामिल होती है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लिश मीडियम में। आगे चले हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। बाह्य और आंतरिक शोषण के बारे में आपको बताना है। बाह्य और आंतरिक शोषण, तो सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों शोषण की क्या है, एक प्रक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा। एंड श्वास प्रक्रिया के दौरान सांस लेते समय ऑक्सीजन रक्त के साथ मिल जाती है, यानी हमारे क्या है, खून के साथ जो है मिल जाती है ऑक्सीजन। और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से जो है, हमारी खून से जो है निकल जाता है, हमारे ब्लड से। इस तरह रक्त जो है यानी जो खून है वो साफ होता है, शुद्ध होता है। बाहरी श्वसन प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। बाहरी जो श्वसन प्रक्रिया वो फेफड़ों के अंदर होती है। आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया ऊतकों और कोशिकाओं में होती है। ऑक्सीजन से पूर्ण रक्त ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान ऊतकों और कोशिकाओं में प्रयोग किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों और कोशिकाओं में प्रयोग किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों और कोशिकाओं से जो है रक्त द्वारा फेफड़े तक पहुंचा दी जाती है। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे बाह्य और आंतरिक श्वसन के बारे में। मेनली आप इसके अंदर जो है सांस लेना और सांस छोड़ना उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो है रिक्रिएशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में लिखा है। मैं हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, खेलों खेलों में टीम सामंजस्य का महत्व आपको बताना है। तो खेल के अंदर जब टीम सामंजस्य होता है तो उसका क्या महत्व होता है? तो अगर हम देखें, हर एक खेल में यही कहा जाता है कि आपको क्या है कि एक ग्रुप है, जैसे क्रिकेट मान लेते हैं, एक गेम है क्रिकेट। इसके अंदर जो ग्रुप है 11 खिलाड़ी, इनके बीच क्या है, टीम सामंजस्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम सामंजस्य अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। किसी भी गतिविधियों में प्रदर्शन किया गया मुख्य उद्देश्य समूह खेलों में जैसे उच्च समूह सामंजस्य को बहुत सहायक माना जाता है और इससे प्रदर्शन होता है। टीम सामंजस्य उपयोगी है क्योंकि ये प्रदर्शन और प्रेरणा दोनों में सुधार कर सकता है एक टीम का। यानी एक टीम का अगर हम देखिए, प्रदर्शन और प्रेरणा दोनों में सुधार कौन करता है? टीम में अगर सामंजस्य बना हो तो। सफलता के लिए टीम सामंजस्य बनाना जरूरी है अगर हमें सफलता पानी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का हमने एग्जाम्पल लिया तो इसके अंदर किसी एक खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन से नहीं होगा, बल्कि सभी का अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। सफलता के लिए टीम के अंदर जो है सामंजस्य यानी सबका ही होना चाहिए। संचार की खुली लाइन को प्रोत्साहित करें।
ठीक है, संचार आपसी जो है आपस के अंदर संचार हो। सुनिश्चित करें कि सभी एथलीट टीम में अपनी भूमिका जानते हैं, यानी सभी को अपने कार्य पता होने चाहिए, अपनी भूमिका पता होनी चाहिए कि उसकी उस गेम में भूमिका क्या-क्या रहने वाली है। जैसे एक बॉलर होता है तो उसको अपनी भूमिका पता है कि मुझे विकेट्स लेने हैं, ठीक है, बॉलिंग कराना है। एक टीम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये विकसित करें। तो ये है खेलों में टीम सामंजस्य के महत्व का वर्णन, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, वर्णन करें। तो ये हो जाएगा आपका। एंड 27वां क्वेश्चन, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम जो है क्वेश्चन और इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए अगर हम, तो टीम के अंदर क्या होना चाहिए, कैन इम्प्रूव बोथ परफॉर्मेंस एंड जो है मोटिवेशन ऑफ अ टीम, यहाँ पे बोला गया है। बिल्डिंग टीम जो है, यहाँ पे अगर हमें टीम बनाना है कोई सक्सेस, यहाँ पे इंकरेज ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेक श्योर ऑल एथलीट्स नो देयर जो है रोल्स ऑन द टीम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेवलप अ टीम ऑब्जेक्टिव। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इसे आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। विकास के विभिन्न पड़ावों में किशोर अवस्था का वर्णन करना है। आप देखेंगे एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी विकास की अवस्थाएं रहती है। उस अवस्था के अंदर आपको जो किशोर अवस्था है ये आपको बताना है। एंड किशोर अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, ये 12 वर्ष की आयु में शुरू होती है और 18 वर्ष की आयु तक जो है रहती है। जैसे कोई बच्चा 12 साल से जो है 18 साल के बीच है तो अभी इसकी जो है किशोर अवस्था चल रही है। शारीरिक विकास की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न पड़ाव में किशोर अवस्था का वर्णन, विकास के विभिन्न पड़ावों में आपसे पूछा गया। अगर हम शारीरिक रूप से देखें, लड़कों और लड़कियों की भौतिक विशेषताएं जो है परिपक्व हो जाती है इसके अंदर। बौद्धिक विकास को अगर देखें तो इस अवस्था में मानसिक स्तर का भी विकास होता है और बच्चा चीजों का जो है बारीकी से निरीक्षण करने लगता है और चर्चा करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। भावनात्मक विकास की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखेंगे 12 से 18 साल के बच्चे को, तो अपनी भावनाओं के ऊपर काबू नहीं पा पाते हैं। सामाजिक विकास की बात करें तो किशोर अपने आसपास की दुनिया में अधिक रुचि लेता है। तो ये है किशोर अवस्था विकास के विभिन्न पड़ाव में जो आता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके अंदर आपको शारीरिक विकास कैसा होता है, बौद्धिक कैसा होता है, भावनात्मक और सामाजिक विकास, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। डिस्क्राइब जो है एडोलेंसेस इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है बताया हुआ है, यहाँ पे बिगिंस कब से कब स्टार्ट होता है, एज 12 एंड लास्टेस्ट अंटिल एज 18 तक यहाँ पे बताया गया है। फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे द फिजिकल फीचर्स ऑफ बॉडी बॉयज एंड गर्ल्स मैच्योर। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप डाल सकते हैं, जैसे मेंटल लेवल ऑल्सो डेवलप इन द स्टेज एंड द चाइल्ड स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस क्लोजली, थिंक्स क्लोजली एंड द एबिलिटी टू डिस्कस इंक्रीजेस। ये आप डाल सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट डाल सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे इमोशनल के अंदर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इमोशंस, एंड सोशल के अंदर जो आपका निकल कर आ जाएगा, द एडोलेंसेस टेक मोर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड। तो ये इसका आंसर होगा इंग्लिश मीडियम में। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 28। इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपने देखे क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 28 तक, 28वें के अंदर है अथवा आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें पूछा गया वार्म अप किस प्रकार से लाभदायक है। तो आपको अब देखते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड कि वार्म अप करना चाहिए हमें, यानी क्या है इसका लाभ। अगर हम देखें तो ऊतकों से खून संचार बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियां अधिक लचीली हो जाती है। मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन एक पोषक पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। तो इससे हमारे जो बॉडी है उसको फायदा होता है। गतिविधि में वृद्धि के लिए हृदय को तैयार करता है, इस प्रकार रक्तचाप में तीव्र वृद्धि नहीं होती है। व्यायाम के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, तालमेल और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाता है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं वार्म अप जो है, बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप क्या क्या। इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन हाउ वार्म अप इज जो है बेनिफिशियल। तो बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप कैसे हो जाएगा, इंक्रीजेस ब्लड जो है सर्कुलेशन थ्रू द टिश्यूज, which makes the muscles more flexible, muscles get more oxygen and जो है nutrient, prepare the heart of increased activity, thus preventing rapid increases in blood pressure, prepare you mentally for exercise, improve coordination and जो है reaction time। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे वार्म अप करने के क्या क्या फायदे हैं। आगे चले तो यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे मेनली ये। इसके अंदर चित्र दिया होगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 29वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें बोला गया है दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो ये आप चित्र देख रहे होंगे जो कि आपकी बुक में ही दिया होगा, ठीक है।
एंड इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, जैसे पूछा गया है ट्रेकिया को किस जो है संख्या से चिन्हित किया गया, आपको बताना है। उस अंक का नाम लिखिए जिस पर 5 अंकित है। श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग कौन सा है, किस अंग को सौर यंत्र कहा जाता है, या अथवे में दिया हुआ है वायु नली किस अंग को कहा जाता है। अगर हम देखें इसमें तो ट्रेकिया को किस संख्या से चिन्हित किया गया, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ट्रेकिया जो है ये आपका जो नंबर 2 है, इससे ट्रेकिया को दर्शाया गया है। ये आप देखेंगे तो इसे ही ट्रेकिया कहा जाता है। ठीक है, ये गले के आप देखेंगे इस तरफ है। उस अंक का नाम लिखिए जिस पर 5 अंकित है, तो ये 5 जो है आपका अंकित है, ये आपका इस तरफ है। एंड इसको अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर आपका जो है डायाफ्राम कहा जाता है, डायाफ्राम। ये इसका निकल कर आया है, नाम आ जाएगा इसका, यही नाम है। ठीक है, दूसरा जो है मैं लिख देता हूँ। दूसरे का जो नाम है वो पहले ही दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, जिसका नाम है ट्रैकिया। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैकिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायाफ्राम। तीसरा क्वेश्चन है श्वसन प्रणाली का जो प्रमुख अंग पूछा गया है कौन सा है। तो अगर हम देखें श्वसन प्रणाली का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका फेफड़ा, लंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका फेफड़ा। आगे की तरफ चले, किस अंग को स्वरयंत्र कहा जाता है, तो आपके गले को कहा जाता है स्वरयंत्र, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। वायु नली किस नली को कहा जाता है, तो वायु नली जो है किस नली को कहा जाएगा आपको बताना है। तो जो ट्रेकिया है यही इसका राइट आंसर है आपका, अथवे का भी। ठीक है, वायु नली जो है आपका किस अंग को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वायु नली जो है सुनने में लग रहा है जैसे गला हो सकता है। बाकी ट्रेकिया कहा जा रहा है, ट्रेकिया वायु नली जो है ये कहा जा रहा है। एंड इसको देख लेना एक बार आप, क्योंकि इतनी अच्छी मेरे को फिजिकल एजुकेशन आती नहीं, क्योंकि मेरे पास ये सब्जेक्ट था नहीं। ठीक है, तो कुछ मेरे को भी दिक्कतें होती है इसके अंदर। एंड ये वाला जो चित्र है ना, इसमें बुक में एक तो फिजिकल एजुकेशन की बुक मिल पाना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है बुक जो दिया गया आपका वो अलग रहता है। एंड स्कूल्स में कई अलग अलग तरह की किताबें रहती है। ठीक है, चैप्टर्स लगभग मैच खाते हैं बट पूरी तरह नहीं। ये आपका हो जाएगा। आगे की तरफ आए, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको आंसर्स बताए वही आपको इसमें भी फिल करने हैं। आगे की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर है आपका 30। इसके अंदर जो है चित्र दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे यहाँ पे देखिए, हम ये आपका चित्र दिया हुआ है, चित्र 1 हो गया आपका, चित्र 2 हो गया एंड चित्र 3 हो गया। चित्र 1 में दिखाई गई क्रिया का नाम आपको बताना है। तो इस चित्र 1 में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो किया गया जो है, यहाँ पे क्या है, शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसको कपालभाति कहते हैं, जिसके अंदर सांस अंदर और बाहर किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये है आपका कपालभाति। इसका राइट आंसर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। कपालभाति इसका लिख कर आएगा, कपाल भाती। तो पहले का आंसर आपका कपालभाति हो जाएगा। दूसरा देखिए, चित्र 2 में दिखाई गई क्रिया का जो है लाभ बताना है। एंड अगर हम देखें तो ये इसका जो है नाम है, वैसे मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है त्राटक। ठीक है, इसको कहते हैं त्राटक। इसको क्या है, गहन जो है ध्यान की प्रक्रिया के लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमारा फोकस हो सके। तो ये फोकस के लिए होता है, इससे फोकस बढ़ता है हमारा। ठीक है, चित्र 3 में दिखाई गई क्रिया का लाभ अगर देखें, जो चित्र 3 आप देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये है जो हम हमारे जिससे हम खाना खाते हैं तो अंदर जाता है, यानी गले की सफाई एक तरह से आहार नली की सफाई की जाती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आहार नली की सफाई की जाती है, आहार नली की सफाई इसमें। एंड इसका अगर नाम देखें तो है क्या ये, अगर इसके नाम की बात करें, अगर हम नहीं, इसके अंदर जो है, हाँ, इसके अंदर आहार नली की ये सफाई की जाती है। नाक की सफाई के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अगर आप देखें इन चित्रों के अलावा है वो, तो उसके अंदर क्या है, नाक की सफाई के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है नैति। इसका राइट आंसर नैति आ जाएगा। एंड ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है। एंड इसी के अथवा में देखिए, पेट की मालिश के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। जो पेट की मालिश होती है उसके अंदर किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है नोली। इस तरह से ये राइट आंसर्स होंगे, तो वो इसके आंसर्स होंगे। एंड ये आपका कुछ इस तरह से ये केस वाला जो क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ये खत्म हो जाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे नेम नेम द क्रिया शोन इन द पिक्चर 1, जैसे पिक्चर 1 में शो किया गया वो उसका क्या नाम है, पिक्चर 2 में जो शो किया गया उसके बेनिफिट्स क्या है, पिक्चर 3 के बेनिफिट्स क्या है जो पूछे गए। एंड इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको हिंदी मीडियम में ही बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में आप इन्हें देख सकते हैं।
कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एंड यही इमेज को जो है अगर इंग्लिश की किताब होगी तो इंग्लिश में आपकी किताब में लिखे होंगे। आगे की तरफ आए तो ये है आपका चित्र जो है थर्ड आपका जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। एंड ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको मुझे इसके आंसर्स बताने हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये चित्र आप देख रहे होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। तो पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सी सतह शरीर को अग्र और पश्च भाग में विभाजित करता है, यानी आगे और पीछे के भाग में विभाजित करता है, आपको बताना है कौन सी सतह। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है कौन सी सतह शरीर को ऊपरी और निचले हिस्सों में बांटता है। तो ऊपर और नीचे के हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो कौन सी सतह बांट रही है, आपको बताना है इसके अंदर। तीनों ही आपको जो है, चारों ही क्वेश्चन मुझे बताने हैं। थर्ड देखिए, कौन सा अक्ष जो है सजिटल सतह के लंबवत पाई गई है, थर्ड क्वेश्चन है ये। एंड फोर्थ है, एक इमेजरी बिंदु या रेखा है जिसके चारों ओर गतिविधि होती है। तो ये आपके क्वेश्चन है। एंड इसी के अंदर 8वें में, पैदल चाल किस अक्ष पर जो है और किस सतह पर होती है, आपको बताना है। तो ये आपके क्वेश्चन है, ये वाला केस स्टडी क्वेश्चन है आपका, केस बेस्ड वाला। ये क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे बताने हैं कि इसका आंसर क्या निकल कर। एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये वाला। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कुछ इसी तरह से वो क्वेश्चन है, जिससे विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू जो है एंटीरियर एंड जो है पोस्टीरियर पार्ट्स, यहाँ पे आपको बताना है। विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स, यहाँ पे बोला गया। थर्ड, विच एक्सेस इज फाउंड टू बी परपेंडिकुलर टू जो है सिगिटल प्लेन, यहाँ पे बोला गया सेगिटल। एंड यहाँ पे फोर्थ है, इज एन इमेजिनरी पॉइंट और लाइन अराउंड विच द मूवमेंट एक्रो जो है ऑफर्स, यहाँ पे पूछा गया। एंड यहाँ पे और के अंदर वॉकिंग टेक्स प्लेस अराउंड विच एक्सेस एंड थ्रू विच प्लेन, यहाँ पे पूछा गया 8वें के अंदर। एंड ये क्वेश्चंस आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे की तरफ आए हम तो अगला क्वेश्चन आपसे आज जो अगला है वो सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके अंदर आपका 32, ठीक है, 32 से लेकर जो है 34 34 तक क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर वाले होंगे ये क्वेश्चन। तो जैसे 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक झंडा या ओलंपिक सफर, इन दोनों में से किसी, इन तीनों में से किसी दो टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ तीनों के ऊपर। जैसे कि ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक आदर्श वाक्य का मतलब है थिएटस ऑल्टियस फोर्टियस एव टुगेदर से बना है, जिसका अर्थ है अधिक तेज, अधिक ऊंचा और अधिक शक्तिशाली एक साथ। ठीक है, ये इसका मतलब है। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या क्या है तो आप इसे देख सकते हैं, थिएटस ऑल्टियस फोर्टियस एव टुगेदर, इससे बना है ये आदर्श वाक्य है ये इसका ओलंपिक, जिसका मतलब क्या होता है, अधिक तेज, अधिक ऊंचा, अधिक शक्तिशाली और एक। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा देखिए ओलंपिक झंडा, तो ओलंपिक झंडे की अगर बात करें हम, तो ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज की जो है मान्यता है। ओलंपिक ध्वज में 5 जो है रिंगों के नीचे, अगर आप ओलंपिक का देखे होंगे, ऐसा ऐसा गोला जो है 5 बना होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा 5 गोला बना है। ये ओलंपिक का जो है यही एक तरह से जो है 5 रिंगों के नीचे सिएटस, ऑल्टियस, फोर्टियस और टुगेदर, जिसका अनुवाद अनुवाद जैसे तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ है, जो पहली बार 1920 में 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। 1913 में बैरन डी कुबर्टी द्वारा जो है सुझाया गया। ये टोक्यो ओलंपिक्स में इसका जो संशोधन किया गया, जिसमें टुगेदर शब्द जो है जोड़ दिया गया। तो ये है ओलंपिक झंडे के बारे में। एंड ओलंपिक जो है शपथ भी होता है, जिसमें सिडनी ओलंपिक 2002 खेलों में प्रभावी नई शपथ जो है, सब प्रतियोगियों के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का आदर करेंगे तथा उनका पालन करेंगे जो इन्हें नियंत्रित करते हैं, और हम मादक द्रव्य तथा नशीली दवाओं के सेवन न करते हुए एक सच्ची खेल भावना से खेल के गौरव और अपनी टीम का जो टीम की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगे, टीम की प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगे। तो कुछ इस तरह से ये 3 आपको दिए हुए हैं यहाँ पे टॉपिक, एंड 3 में से किसी 2 के ऊपर आपको बताना था। तो ये आप पढ़ सकते हैं। शपथ के बारे में आप जानते होंगे, शपथ में अगर खेल का है तो हम जो है बिना किसी नियम को तोड़े बगैर, यानी नियम को नहीं तोड़ना है, और साथ ही साथ इस अगर देखिए स्पोर्ट्स के अंदर ये मना किया जाता है नशीली दवाओं का सेवन, ठीक है, मादक पदार्थ, इन चीजों के लिए मना किया जाता है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं शपथ। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 32। आगे चले तो इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो ओलंपिक मोटो, ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक ऑथ, ये आपका दिया हुआ है। ओलंपिक मोटो की बात करें तो सीएटस इज कंपोज ऑफ जो है एलटीएस, फोर्टियस एंड टुगेदर, दिस मीन फास्टर, हायर एंड मोर पावरफुल एंड टुगेदर। इसका मीनिंग यहाँ पे बताया। ओलंपिक फ्लैग की बात करें
तो द ओलंपिक सिंबल itself is recognized as a Olympic flag with the five rings below the Olympic flag, Quietus, Altius, Fortius, and together, which translate to stood high, mighty, and together. First flown at the 1920 Antwerp Olympic, suggested in 1913 by Baron de Coubertin, and modified for the Tokyo Olympic, in which the world together was added. तो ये आपका हो जाएगा। थर्ड की बात करें सी की, ओलंपिक ऑथ, तो सिडनी ओलंपिक न्यू ऑथ इफेक्टिव जो है फ्रॉम सिडनी ओलंपिक 2002 इन द नेम ऑफ ऑल द जो है कॉम्पिटिटर्स, I pledge that we will respect and obey at these Olympic Games the law which govern them, and we will play for the pride of the game and the जो है prestige of our teams in a true spirit of sportsmanship by जो है abstaining from drug and जो है intoxicants, ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 इंग्लिश मीडियम में। आगे की तरफ चले तो 33 है क्वेश्चन आपका, ऐसे पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। तो अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो आम व्यक्ति या आम बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं, वो कमजोर होते हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। उनके बारे में बताना है कि कौन से ऐसे पेशेवर की भूमिका रहती है, यानी कौन उन्हें देखता है। तो आपको बताना है विद्यालय परामर्शदाता। विद्यालय परामर्शदाता ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी छात्रों के साथ काम करते हैं, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि उनके पास शिक्षा के व्यक्तिगत या सामाजिक विकास और करियर विकास के क्षेत्रों में अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं हो। इसे विशेष शिक्षा कक्षाओं में व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, साथ ही नियमित शिक्षा जो है कक्षाओं में सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक अक्षमता छात्रों के साथ काम करके जो है पूरा किया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सक अगर हम देखें तो ये होता है एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है सूक्ष्म गामक कौशलों से संबंधित क्रियाओं जैसे खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने, स्वयं को संभालने आदि में ये सहायता करते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं। भौतिक चिकित्सक की बात करें तो भौतिक चिकित्सक जो है, एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उनका आकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे संतुलन बैठाने और चलने में समन्वय आदि। वे बच्चों की स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करके करने के तरीके खोजते हैं। ये चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे। वाक्य चिकित्सक यानी भाषण वाले, एक तरह से चिकित्सक एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो बच्चों को कई तरह से मौखिक विकारों जैसे निगलने में परेशानी, गामा कौशल, भाषण समस्या, संज्ञानात्मक भाषाई स्थिति और भाषा में मदद करते हैं। यहाँ पे आप इसमें इस तरह से लिखेंगे। विशेष शिक्षक अगर हम देखें तो एक विशेष शिक्षक शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं जिनमें गंभीर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक अक्षमताएं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं का सृजन भी करता है तथा उन्हें लागू भी करता है। एंड शारीरिक शिक्षा शिक्षक अगर हम देखें, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रियाएं उपलब्ध कराते हैं जो उनके दबाव, तनाव, चिंता और कार्यक्रम संज्ञानात्मक कार्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्य को शारीरिक शिक्षा की अलग अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये कार्य करते हैं, ये लोग रहते हैं, एक तरह से जो है पेशेवर कार्य करने वाले लोग रहते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके साथ ये काम करते हैं। तो ये इनमें से एक भी बहुत ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है शारीरिक शिक्षा शिक्षक हो गया आपका, एंड आपका जो है विद्यालय परामर्शदाता, ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आप इन सभी को देख ले, कोई भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब द रोल ऑफ जो है प्रोफेशनल हु वर्क विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्कूल जो है काउंसलर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ सब हेडिंग बता देता हूँ। स्कूल जो है काउंसलर्स हो जाएगा इसका। दूसरे की तरफ आए तो ऑक्यूपेशनल जो है थेरेपिस्ट, ये इसका आ जाएगा दूसरा। थर्ड की बात करें तो फिजिकल जो है थेरेपिस्ट, ये आपका निकल कर आ जाएगा। फोर्थ देखिए स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, इनकी भूमिका रहती है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 34। ये हमने जो डिस्कस किया ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 था, यानी 33वां क्वेश्चन था आपका।
आगे चले हम 34 की तरफ, जिसमें पूछा गया स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के विभिन्न घटक कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए शरीर की संरचना अथवा संयोजन किस तरह से है। तो इसका अर्थ शरीर के भार में वसा मुक्ति मात्रा से है। यह एक जाना पहचाना तथ्य है कि शरीर में कुल भार में शरीर की वसा का उच्च प्रतिशत हानिकारक होता है। यह स्थूलता की ओर अग्रसर करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से युवा पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए शरीर की वसा का सामान्य प्रतिशत क्रमशः 15 से 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा शरीर की संरचना अथवा संयोजन को मापने के लिए विभिन्न विधियों जैसे पानी के अंदर भार मापना, जो है स्किन फोल्ड मापन और एंथ्रोपोमेट्रिक मापन आदि का प्रयोग जो है किया जाता है। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के लिए एक व्यक्ति को आदर्श शरीर व वसा प्रतिशत जो है रखना चाहिए। यहाँ पे बात की गई। दूसरे में हृदय की बात की गई, यानी श्वसन सहन क्षमता या यह हृदय श्वसन संस्थान की अधिक कार्य संबंधी जो क्षमता जो मांसपेशीय समूह को अधिक समय तक शारीरिक क्रिया या कार्य जारी रखती है। लचक देखिए तो स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लचक एक महत्वपूर्ण घटक है। यह जोड़ों की गति की क्षमता है। दैनिक जीवन में लचक सभी के लिए जो है आवश्यक है। इसको सक्रिय लचक व असक्रिय लचक में वर्गीकृत किया जाता है। सक्रिय लचक का जो है पुनः स्थिर व लचक व गतिशील लचक में वर्गीकृत किया जा सकता है। मांसपेशीय सहन क्षमता, मांसपेशीय सहन क्षमता एक मांसपेशी या मांसपेशीय समूह द्वारा अधिकतम समय तक जो है संकुचन जारी रखने या फिर किसी शक्ति के विरुद्ध जो है बार बार मांसपेशीय लचक में वर्गीकृत किया जा सकता है। एंड मांसपेशीय शक्ति की अधिकतम मात्रा होती है जिसको एक मांसपेशीय या मांसपेशीय समूह के द्वारा एक संकुचन के दौरान किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगाया जाता है। जैसे आप किसी को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये मांसपेशीय शक्ति है। आप यहाँ पे देखेंगे कोई फोर्स आपकी तरफ लग रहा है, कोई जैसे मान ले ऐसी ढलान की सड़क है, उसमें से आप एक गाड़ी है तो उसको आप धक्का दे रहे ऊपर की तरफ चढ़ा रहे या आप जो है पकड़ के रख रखे हो उसे एक जगह स्थिर है। तो ये आपका आता है मांसपेशीय सहन क्षमता को दिखाता है कि हमारी सहन क्षमता कितनी है। या आप वजन को लेकर उठा के एक ही जगह पे खड़े रहे तो सहन क्षमता को दिखाता है। शक्ति वो होती है जिसमें आप जो है सहन क्षमता तो है ही, साथ ही साथ इसमें आप वर्क कर रहे होते हैं। जैसे एक आप जो है वजन को उठाना नीचे रखना, ये तो आपकी शक्ति हो गई। लेकिन यहाँ पे सहन क्षमता है, सिर्फ आप वजन को सिर्फ उठाए हुए, तो ये आपकी सहन क्षमता को दिखाता है। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो बॉडी जो है कॉम्पोजिशन ऑफ और कॉम्पोजिशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कार्डियो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर जो है एंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये आप चीजें इसके अंदर लिखेंगे 34वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये आपके पॉइंट्स होंगे इंग्लिश मीडियम में। एंड इसके अंदर और देखने को मिलेगा आपको, जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है उसके इसी क्वेश्चन में खेल प्रशिक्षण को परिभाषित करना है। प्रशिक्षण की विशिष्टता के सिद्धांत तथा प्रगतिशीलता का सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करें। तो खेल प्रशिक्षण होता क्या है? उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रिया के द्वारा वह खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी खेल को जो है खेल के स्तर को सुधारा जाता है। यानी आप देखते होंगे आपका गेम होता है, मतलब मान लेते किसी का मैच है, क्रिकेट मैच है, उससे पहले वो जितनी भी तैयारी करता है ना, वो इसके अंदर आएगा आपका। प्रशिक्षण की विशिष्टता का सिद्धांत अगर हम देखें, प्रशिक्षण की विशिष्टता के सिद्धांत तथा प्रगतिशीलता का सिद्धांत आपको बताना है। तो विशिष्टता का सिद्धांत देखिए अगर हम, तो यह सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षण भार खिलाड़ी को उसकी योग्यता व विशिष्टता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। यानी उसकी योग्यता कितनी है उसको हमें ध्यान में रख के देना चाहिए। कोई काम देते या कोई आपको एक्सरसाइज करने के लिए दिया गया, जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें आपको वजन उठाना है, लेकिन इसके अंदर उसकी योग्यता को देख कर देना चाहिए कि आप कितना वजन उठा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रशिक्षण भार खिलाड़ी को विशेष कमियों को देखते हुए दिया जाना चाहिए। यदि खिलाड़ी की गामक योग्यता में कमी है तो कम योग्यता वाले कारकों को ट्रेनिंग भार में विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार नौसिखिए एवं उच्च स्तर के खिलाड़ियों को लिए जो है प्रशिक्षण भार उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाता है। यानी जो 5 किलो का वजन उठा सकता है उससे हमें उतना ही देना चाहिए, जो 10 किलो का उठा सकता है हमें उसकी योग्यता के अनुसार हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण की प्रगतिशीलता का सिद्धांत अगर हम देखें तो इसके अंदर होता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया कौशल्य में प्रगति या उच्च स्तर लाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भार में वृद्धि करते रहना चाहिए। जैसे अभी 5 किलो वो बच्चा उठा पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे लेके आना है, यानी प्रगतिशील बनाना है। ठीक है, आगे की तरफ ले जाना है। तो ये अगर देखें वृद्धि करते रहना चाहिए। और खिलाड़ी जब एक निश्चित भार में अनुकूलता प्राप्त कर ले तो प्रीफर की से
प्रशिक्षण भार जो है बढ़ा देना चाहिए। इस आधार पर दिए गए प्रशिक्षण से कौशल्य सीखने में प्रगति होती है, कौशल्य प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि होती है तथा क्षमता का स्थायीकरण जो है होता है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की इच्छा रखता है। अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए उसे समय-समय पर प्रशिक्षण भार को बढ़ाते रहना चाहिए। प्रशिक्षण भार को निम्न 2 जो है विधियों में जो है बाँटा जाता है, बढ़ाया जाता है, जैसे रेखीय विधि, चरण विधि। एंड आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जो है स्पेसिफिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ periodization इन डिटेल, तो यहाँ आपको बताना था। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में इसका।